हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे जुडिशरी के लिए या एपीओ के लिए, या आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या एडवोकेट्स के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहले हम जानते हैं, स्टार्ट करने से पहले, इनडिसेंट का मतलब क्या होता है। इनडिसेंट को क्या बोलते हैं? अभद्र, या फिर इंग्लिश में ऑफसीन बोलते हैं, या फिर अश्लील बोलते हैं। अब हम देखेंगे ये जो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 है, इसमें टोटल 10 ही सेक्शन है। ये ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, ये छोटा सा ही एक्ट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहले एक केस था अरीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसे हम शॉर्ट में जानते हैं। एक मैगजीन थी, उसमें क्या था, एक हस्बैंड था और उसकी वाइफ थी, तो उन्होंने थोड़ी सी न्यूड फोटो डाली थी, तो उसको लेकर के एक केस था इंडिया में। जैसे कि हमने देखा है सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी जो है, उसमें ऑफसीन एक्ट इन सब की बात करी गई है। और 292 को हिकलिन रूल से भी जानते हैं, हिकलिन रूल से। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसमें एक एडवोकेट थे, उन्होंने ना केस कर दिया था कि ये तो न्यूड चीज़ें हैं, ये सेक्शन 292 का वायलेशन है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो थी, उन्होंने हेल्ड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, जो न्यूड फोटो होती है या फिर सेमी न्यूड जो फोटो होती हैं, सेमी न्यूड जो होती हैं, न्यूड जो फोटो होती है वुमेन की, किसकी? वुमेन की। क्योंकि ये जो एक्ट है ये वुमेन के लिए ही बात कर रहा है मेनली। जैसे कि आपने ये देखा, ये पूरा वुमेन की ही बात कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, जो न्यूड और सेमी न्यूड फोटो जो होती है वो पर से कैन नॉट बी कॉल्ड एज ऑफ सीन। वो पर से कॉल नहीं करी जाएगी कि वो इंडिसेंट है, जब तक कि वो लस्टफुल थॉट से ना करी जाए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि हमने देखा, ये इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 है। इसका हमें एक्ट नंबर देख लेना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक्ट नंबर है 60। और जो इसका ऑब्जेक्ट है इस एक्ट का, ये जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है, रोकता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। किसका? वुमेन का, थ्रू एडवर्टीजमेंट। चाहे वो टीवी पर हो रहा हो, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, हर चीज़ पे रोकता है। या फिर पब्लिकेशन हो रहा हो, या फिर राइटिंग में हो, पेंटिंग में हो, फिगर में हो, और इन एनी अदर मैनर हो। इन एनी अदर मैनर है, ये बहुत वाइडर टर्म है, उसमें सारी चीज़ इंक्लूड हो ही जाती हैं। एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, अगर वो कनेक्टेड होता है देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। और ये देख लीजिएगा, इट इज़ एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 37 ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलो। इस एक्ट को कहा गया है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986, और ये इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। अब ये चीज़ हट जाएगी एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। ये केम इन फोर्स कब था? ये था 2 अक्टूबर 1987। डेफिनेशन पर आ जाते हैं, सेक्शन 2 में जो आ जाते हैं, तो उधर एडवर्टीजमेंट डिफाइन किया है। तो एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एडवर्टीजमेंट इंक्लूड का मतलब क्या होता है? और भी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये बहुत वाइडर इंटरप्रिटेशन है। तो एडवर्टीजमेंट इंक्लूड एनी नोटिस, कोई भी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट। ये भी बहुत वाइडर टर्म है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। एंड ऑल्सो इंक्लूड एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। इसमें कभी कभार हमसे गलती हो जाती है, हम सोचते हैं लाइट, साउंड, स्मोक, गैस में कैसे होगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्लॉज बी में देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इधर भी है डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड जहाँ पे वर्ड हो तो उसमें है कि और भी चीज़ें आ सकती हैं। तो उसमें है
डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल वेदर फ्री और अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब है चाहे पेड हो गया या सर्विस आपने कुछ करी उसके बदले में ये हो गया, तो अदरवाइज भी बहुत बड़ी टर्म है। तो इन्होंने बोला है जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंक्लूड करता है सैंपल को भी, अगर आप सैंपल भी देते हो उसे भी ये इंक्लूड करेगा। क्लॉज सी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और क्लॉज ए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर बात करी गई है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। मैंने आपको मतलब बताया था, इंडिसेंट का मतलब होता है अभद्र या फिर अश्लील, और इंग्लिश में ऑफसीन से भी आप थोड़ा जानते हो मीन्स। तो इसका मतलब है जितना इस डेफिनेशन में लिखा है उतनी ही चीज़ें, कोई और चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। तो उसमें है मीन्स द डिपिक्शन। डिपिक्शन जो वर्ड है उसका मतलब है चित्रण करना, इन एनी मैनर ऑफ फिगर। फिगर किसकी? वुमेन की। फिगर, फॉर्म और बॉडी और एनी पार्ट देयर टू इन सच अ वे एज टू हैव द इफेक्ट ऑफ बीइंग इंडिसेंट, जिसमें कि अभद्र, अश्लील दिखें या डेरोगेटरी हो। डेरोगेटरी का मतलब है अपमानजनक, और डेनिग्रेटिंग का मतलब क्या है? बदनाम करने वाला। किसको? वुमेन को। और likely to deprave, corrupt or injury to public morality और morals, तो वो इंक्लूड करा जाएगा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन में। अब क्लॉज डी देख लेते हैं। क्लॉज डी में लेबल की बात करी है। लेबल क्या होता है? एनी रिटन, मार्क, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड, ग्राफ्टेड मैटर अफिक्स टू और अपीयरिंग अपॉन एनी पैकेज, उसे लेबल बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा कोई भी चीज़ का लेबल होता है, उसमें कोई भी रिटर्न, मार्क, स्टैम्प, प्रिंटेड, ग्राफ्टेड मैटर, अफिक्स टू, अपीयरिंग अपॉन एनी पैकेज, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी लेबल में, इस एक्ट की डेफिनेशन। फिर 2E है पैकेज। इंक्लूड बॉक्स, कार्टून, टिन और अदर कंटेनर। ये कार्टून वो होता है जैसे जो गत्तों का बॉक्स जो होता है, टिन तो आप समझ ही गए हैं। और प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट। अब चलिए सेक्शन 3 पर आ जाते हैं हम। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो उधर जो बात करी गई है, नो पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू पब्लिश, उसके पीछे का कारण नहीं होना चाहिए, और अरेंज और टेक पार्ट इन पब्लिकेशन, ना ही पब्लिकेशन में होना चाहिए और ना एग्जीबिशन में, कि कोई आप एग्जीबिशन लगा करके आप पब्लिश कॉज कर रहे हो या अरेंज कर रहे हो या पार्ट ले रहे हो। एनी एडवर्टीजमेंट विच कंटेन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। इसमें क्या है, सेक्शन 3 में कोई भी जना एडवर्टाइज नहीं कर सकता इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म, चाहे वो पब्लिश करके या कॉज करके या अरेंज करके या कोई पार्ट लेके, कोई ये उल्टे सीधे काम नहीं कर सकता। सेक्शन 4 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट, बुक, पैम्पलेट एक्सेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इसमें बात करिए, नो पर्सन शैल प्रोड्यूस, कॉज टू प्रोड्यूस, सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट और सेंड बाय पोस्ट एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन, फिगर विच कंटेन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। तो आप ये लिस्ट देख लीजिएगा, कोई भी ऐसी चीज़ है जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन दिखाती है, चाहे ये सेल, प्रोड्यूस, लेट, हायर, डिस्ट्रीब्यूट, ये सब कर करके, तो वो कोई जना नहीं कर सकता। सेक्शन 4 में कोई भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन नहीं कर सकता है, चाहे रिप्रेजेंटेशन करके, फिगर करके, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि जैसे साइंस की बुक होती है तो उसमें कुछ ना कुछ दिखाया होता है, या कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, अगर आप MBBS की तैयारी कर रहे हैं या कोई और आपका फ्रेंड को लिख कर रहा है तो उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसे दिखाई जाती हैं। तो उधर ही इस सेक्शन के बारे में बात करिए, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू। अगर जैसे आप पढ़ने इन सब के लिए लेते हैं, आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तब तो उन सब चीज़ों में ये चीज़ें दिखाई जाएंगी, चाहे बुक हो गए, पैम्पलेट, पेपर, ये जो लिस्ट है
ये आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप गुड फेथ में करते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए तो अभी ये चल जाएगा। अगर आप सब्जेक्ट जैसे इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग इन सब में कर रहे हो तो कोई ऑफ सीन दिख भी जाता है वुमेन से रिलेटेड, तो उसमें ये ऑफ सीन नहीं माना जाएगा और उस पर ये वाला एक्ट नहीं अप्लाई होगा। अब आप ये बताइए, जैसे कुछ चीज़ें जैसे वुमेन से रिलेटेड है कोई भी चीज़, तो आप उसको दिखाएंगे ना कि ताकि जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे से समझ पाएँ और उनको आगे अच्छा बेनिफिट हो, तो उन सब चीज़ों पे ये अप्लाई नहीं होगा। आगे भी ये इसके बारे में दिया हुआ है। एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचरल, इंग्रेव्ड, पेंटेड, अदरवाइज इन सब चीज़ों में ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। एंशिएंट मॉन्यूमेंट में आपने कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी भी देखे होंगे, इधर ऐसी गंदी गंदी ड्राइंग बनी हुई है, न्यूड फोटो है, तो उन सब चीज़ों पे ये नहीं अप्लाई होगा। एनी टेम्पल, आइडल वाइडल, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा। ये जो सी है ये भी देख लेते हैं। एनी फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 ऑफ सिनेमैटिक ग्राफिक एक्ट विल बी एप्लीकेबल। अब ये हम बात कर लेते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 जो है इसमें पावर टू एंटर एंड सर्च की बात करी गई है। इसमें सब्जेक्ट टू सच रूल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एनी गेजेटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इधर देख लीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। विद इन द लोकल लिमिट ऑफ विच ही इज सो ऑथराइज्ड, ये वो एंटर फॉर सर्च कर सकता है रीजनेबल टाइम पे। अब ये नहीं कि रात के 10 बजे कर रहा है, 11 बजे, लेकिन रीजनेबल टाइम होना चाहिए। जैसे सुबह 10 से शाम के 6-5 बजे तक कर रहा है। अगर उसे लगता है कि अगर इस एक्ट का किसी प्रोविज़न को वायलेशन कर रहा है तो वो सीज भी कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, नहीं रिकॉर्ड रजिस्टर कि इसमें क्या लिखा है, और या उसे ऐसा लगता है, इसको रीज़न टू बिलीव लगता है कि ये कुछ एविडेंस इन सब में काम आएगा या कुछ ये एविडेंस है। लेकिन इसमें आप प्रोवाइडेड देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, कोई भी पावर टू एंटर और सर्च तब एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक आपके पास वारंट नहीं होगा। अगर आप कोई प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आपके पास वारंट होना चाहिए। विदाउट वारंट आप नहीं सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर जो है, इस प्रोवाइडेड फर्दर में ये है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे सीज कर रहे हैं जो मतलब इस एक्ट को वायलेट कर रही है, इसके या किसी प्रोविज़न को वायलेट कर रही है, तो अगर कोई चीज़ सेपरेटेबल है तो उसे उठा लेंगे। ये नहीं है कि आपने उनका कोई भी सामान उठा लिया। जो चीज़ ऑफ सीन वाली है तो आप उसी को उठा सकते हैं और किसी को नहीं उठा सकते हैं। और अगर वो कोई ऑफ सीन वाला जो मैटर है वो किसी चीज़ से अटैच है, अगर वो सेपरेट हो सकता है तो उसे सेपरेट करिए। अगर वो सेपरेट नहीं हो सकता तो फिर उस स्थिति में आप ले जा सकते हैं। अब क्लॉज 2 में देख लेते हैं, जो सीआरपीसी के प्रोसीजर हैं सर्च, सीजर और वारंट के, वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्लॉज 3 में देख लेते हैं, अगर कोई जना कोई भी चीज़ सीज करता है तो उसे इंफॉर्मेशन देनी होगी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को एंड टेक हिज ऑर्डर एज टू देयर कस्टडी देयर ऑफ। ये क्लॉज थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 5 का क्लॉज 3। अब पेनल्टी देख लेते हैं, अगर कोई वायलेट करता है रूल सेक्शन 3-4 में तो उसे जो पनिशमेंट होगी उसे वो होगी, अगर वो पहली बार करता है तो उसे पनिशमेंट होगी 2 साल तक, या फिर जो फाइन है वो 2000 रुपये तक का हो सकता है। मतलब ये 0 से 2 ईयर तक का है। और लेकिन अगर ये दूसरी बार करता है या उसके और बात करता ही रहता है तब उसकी सज़ा जो होगी वो 6 मंथ से लेकर 5 साल तक रहेगी। और जो फाइन जो है वो रहेगा 10,000 से लेकर के 1 लाख तक। जो फाइन है 10,000 से 1 लाख, तो ये हमें देख लेना है। सेक्शन 7 में बात करिए, अगर ऑफेंस जो होता है वो करती है कंपनी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। इसमें अब हम प्रोवाइडेड भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइडेड है। अगर आपने कोई ऐसे पनिशमेंट दी है किसी पर्सन को और पता चलता है कि उसने वो जो काम किया है वो विदाउट नॉलेज किया है और उसने सारे ड्यू डिलिजेंस से करा है कि इस अपराध में ना आए,
तो उस केस में उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी। अगर उसने विदाउट नॉलेज किया है या फिर ड्यू डिलिजेंस से करा है टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन क्लॉज 2 में ये दिया गया है नॉट विद स्टैंडिंग, ये ओवररूल करता है अगर ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड विद द कंसेंट, अगर वो कोई चीज़ कंसेंट से करी है, कन्विंस से करी है, एट्रीब्यूट से करी है, एट्रीब्यूट से करी है, नेग्लेक्ट एनी पार्ट ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ कंपनी, सच डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर शैल बी प्रोसीड अगेंस्ट पनिश्ड अकॉर्डिंग। तब कंपनी में किसे डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी इन सबको पनिश करा जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट देख लेते हैं। जो कंपनी का मीन्स है, इधर मीन्स है, इंक्लूड नहीं है। तो कंपनी जो मीन है एनी बॉडी कॉपरेटेड एंड इंक्लूड में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, और जो डायरेक्टर हैं इन रिलेशन टू फर्म, तो उसमें पार्टनर जो होते हैं फर्म के वो भी इंक्लूड होते हैं। सेक्शन 8 देख लेते हैं, ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। ये नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सीआरपीसी, ये ओवरऑल करते हैं सीआरपीसी के जो रूल रेगुलेशन प्रोसीजर है। जितना भी ऑफेंस है इस एक्ट में वो सारे बेलेबल हैं। बेलेबल का मतलब है कि अगर जैसे पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो आपको श्योरिटी या बॉन्ड अगर कुछ भी है, या जैसे पुलिस वाले कहते हैं, तो आपको बेल मिल जाएगी। लेकिन जो नॉन बेलेबल होते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको बेल नहीं मिलेगी, उनको भी बेल मिलती है नॉन बेलेबल में। लेकिन कैसे मिलती है बेल, वो डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होती है, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होती है। कोर्ट की डिस्क्रिशन पे होता है कि कोर्ट को लगता है कि भैया देना है तब देती है, लेकिन उसमें पुलिस वाले नहीं करते। नॉन बेलेबल में पुलिस वाले बेल नहीं देते हैं। और इसमें है एन ऑफन पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल होते हैं गंभीर अपराध। सेक्शन 9 भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। इसमें प्रोटेक्शन मिली है कि कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं लाई करेगी किसके खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर कोई ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, और अगर उसने वो काम गुड फेथ में किया है या इंटेंटेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट, अगर उसने ये सब चीज़ें करी हैं तो उसके खिलाफ नहीं होगा। अगर उसने बैड फेथ में करी है तब उसके खिलाफ इस एक्ट में ऑफेंस होगा। अब सेक्शन 10 देख लेते हैं। जो पावर टू मेक रूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो ऑफिशियल गैजेट करके वो निकालती हैं। अब ये छोटा सा एक्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।